हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ए लिटिल हेल्प। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी जो क्लास 7 की हिंदी की बुक है वसंत, उसका चैप्टर 2 दादी माँ। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में मैं आपको पहले ये बताऊंगी कि आपको इस पार्ट में मैं क्या क्या पढ़ाऊंगी। तो इस चैप्टर में ग्रैंड मदर के बारे में, मतलब जो आपकी दादी माँ होती हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। किसकी दादी माँ के बारे में बताया जा रहा है? लेखक की दादी माँ के बारे में बताया जा रहा है। तो अपन इसमें देखेंगे कि उनका स्वभाव कैसा था, मतलब उन कैसा उनका जो एक तरीके से बातचीत का तरीका होता है, उनके सोचने का तरीका होता है, वो कैसा था। और पहले अपन लेखक के बारे में देखेंगे कि लेखक अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देते हैं पार्ट में, फिर क्या करते हैं वो दादी माँ के बारे में बताते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पहले लाइन टू लाइन पढ़ते हैं, पैराग्राफ टू पैराग्राफ, और आपको समझाते जाते हैं। कमजोरी ही है अपनी, सच तो ये है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभ चिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी सी धुंधली छाया नाच उठती है। तो स्टूडेंट्स, इस पूरे पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है? इस पूरे पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि जो इस पार्ट के लेखक हैं वो क्या बोलते हैं। वो ये बोलते हैं कि छोटी छोटी परेशानी आने के बाद उनका मन जो क्या हो जाता है, बहुत उदास हो जाता है। उनका मन क्या हो जाता है? बहुत उदास हो जाता है। चाहे अच्छा मौसम आए, मतलब ऐसा कि बारिश का मौसम आए, वसंत का मौसम आए, सर्दी आए, गर्मी आए, लेकिन उनका मन हमेशा कैसा रहता है? अनमना सा रहता है। अनमना सा मतलब कि कुछ ठीक ठाक नहीं रहता है। उनके जो मित्र हैं, उनके जो फ्रेंड्स हैं, जैसे आपके फ्रेंड्स होते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हो, उदास हो जाते हो या किसी चीज़ को लेकर टेंशन में होते हो, तो वो आपको खुश करने के लिए क्या करते हैं? खुश करने के लिए आपके सामने हंसी मजाक करते हैं, लेकिन पीठ पीछे क्या बोलते होंगे? कैसा पागल है, नंबर कमाने पे क्या हो जाता है? दुखी हो जाता है, या घर की चीज़ों को लेकर परेशान हो जाता है। ऐसे ही कुछ लेखक के मित्र थे, उसके सामने क्या बोलते थे? लेखक के सामने बोलते थे कि आने वाली छुट्टियां हैं, और अच्छे हंसने वाली बातें करते थे, लेकिन पीठ पीछे बोलते थे, मजाक उड़ाते थे कि ये कैसा इंसान है, छोटी छोटी सी बातों पे घबरा जाता है। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे लेखक ये भी कहते हैं कि हाँ, मैं भी यही सोचता हूँ कि छोटी छोटी बातों पे सोचने का कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सोचने से कुछ मिलता भी नहीं है। क्योंकि स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, टेंशन लेने से वैसे भी कोई काम आसान नहीं हो जाता। आपको बस ये सोचना चाहिए कि वो जो आपके सामने चैलेंज आया है उसको आसान कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर से सिवान से बहकर आए हुए मोता और साई की अंधघली घासें, गेहुरी और बनब्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में झड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारे पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। तो स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है, आपको क्या समझाया जा रहा है? ये समझाया जा रहा है कि जैसे ही क्वार के दिन आते हैं, क्वार के दिन मतलब स्टूडेंट्स बारिश के दिन, बारिश के बाद का जो मौसम है, जब वो आता है तो क्या हो जाता है? जो लेखक का गांव है वहाँ पे चारों ओर क्या हो जाता है? पानी ही पानी हो जाता है। आपको पता है कि जब बारिश का मौसम होता है तो क्या होता है? जब बारिश होती है चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है। और जो दूर से सिवान बहकर आई होती है, स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं। जैसे मान लीजिए ये पानी बहकर आ रहा है, जब पानी बहकर आता है तो वो अपने साथ कुछ मिट्टी वगैरह भी लाता है, जो ऐसे यहाँ पे सड़क के किनारे इकट्ठा हो जाती है, या फिर वो घास फूस भी लाता है जो इधर इकट्ठा हो जाती हैं।
तो लेखक भी यही कहना चाहते हैं कि पानी जो है अपने साथ जो घास फूस और मिट्टी लेकर आता है वो क्या हो जाती हैं, वो सड़क के किनारे लग जाती हैं या रास्तों पे लग जाती हैं। और फिर क्या होता है, अलग अलग जो घासें होती हैं वो क्या बना देती हैं, रास्ते में बिछ जाती हैं, रास्ता बना देती हैं। और जैसे ही बादल जब चले जाते हैं, बारिश बंद हो जाती है, तो कभी कभार ऐसा भी होता है एकदम से सूरज आ जाता है। तो जैसे ही सूरज आता है तो जो सूरज की गर्मी होती है, तो जो भी ऐसा होता है कि जब आपको पता है कि जब बारिश होती है तो जो गड्ढे होते हैं उनमें पानी भरा जाता है, नदी तालाबों में पानी भरा जाता है। तो उन्हीं नदी तालाबों के और छोटे छोटे जो गड्ढे होते हैं गांव में, जब उनमें पानी भरा जाता है तो उसके बारे में लेखक बताते हुए कहते हैं कि जब सूरज की गर्मी खौलते हुए पानी को क्या कर देती है, बहुत ज़्यादा गर्म और क्या कर देती है, बदबूदार कर देती है। क्योंकि जो नदी तालाबों में पानी होता है वो तो साफ होता है, लेकिन जब जो छोटे छोटे गड्ढों में गांव और शहरों में और कस्बों में पानी भर जाता है स्टूडेंट्स, उसमें सब मिट्टी और सारी चीज़ें रहती हैं, इसके वजह से उसमें बदबू भी आने लगती है, मच्छर भी पैदा होने लगते हैं और फिर बीमारियां फैलती हैं। ये तो आपने सुना ही होगा। तो लेखक भी यही कहते हैं कि उस पानी से क्या हो रहा है, बदबू फैल रही है, गंध फैल रही है। और क्या हो रहा है, और साथ ही साथ जब सूरज निकलता है तो जो कीचड़ होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होने लगता है, कीचड़ स्टूडेंट सूखने लगता है। ये तो आपको पता है, जैसे सूरज आता है कीचड़ सूख जाता है। और जो गांव के लड़के हैं वो उसी छोटे से गड्ढे के झाग भरे पानी में क्या कर रहे हैं, कूद रहे हैं, पानी का आनंद ले रहे हैं, नहा रहे हैं। और यही कौन बता रहा है, लेखक बता रहा है कि हर मौसम की अपनी क्या होती है, पहचान होती है, अपनी क्या होती है, अपनी अच्छी बातें होती हैं। जैसे गर्मी के मौसम की कुछ और, वसंत के मौसम की कुछ और, सर्दी के मौसम की कुछ और, ये सारी चीज़ें, कुआर की मौसम की कुछ और। चलिए आगे आते हैं और पढ़ते हैं। ये देखिए, मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले, चिंता नहीं। अघन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले, दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले, अफसोस नहीं। पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो, भरा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे लेखक क्या बता रहे हैं, ये देखिए, लेखक कुछ अलग अलग मौसम, अलग अलग जो सीजन्स होते हैं उनके बारे में बताते हुए बोलते हैं कि अगर आपको गर्मी के मौसम में आम और जामुन नहीं मिले तो कोई बात नहीं, और इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। और अगर आपको गुड़ ना मिले तो भी कोई बात नहीं है गर्मी के मौसम में। अगर चैत के दिनों में, मतलब जो गर्मी के बाद के दिन है, तब आपको गुड़ पट्टी ना मिले और लाई ना मिले तो भी कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप उस छोटे से गड्ढे में जो बदबूदार पानी भरा हुआ है उसमें कूदे नहीं तो क्या हो गया, बहुत बड़ी मुसीबत सी मालूम होती थी। क्योंकि उस टाइम ये नहाना बहुत अच्छा लगता है। आप लोग अगर नहीं नहाए तो आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा, क्योंकि साथ में किसी भी छोटे से तालाब या उसमें नहाने का सपना छोटे छोटे गांव और कस्बे वाले जो लोग होते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा होता है। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि अगर वो छोटे से गड्ढे में नहाए नहीं तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। और वो ये भी बोलते हैं कि वो 2-3 दिन ही नहा पाए थे और थोड़े से नहाने के बाद ही वो क्या हो गए थे, बीमार हो गए थे। और वो ये भी बोलते हैं कि थोड़ी बहुत बीमारी तो उन्हें अच्छी लगती है, जैसे कि थोड़ा बहुत सर दर्द हो, खाने को उनके पास क्या हो, नींबू और साबुन। साबु यहाँ पे स्टूडेंट साबुन नहीं है, ये साबु है। साबु मतलब साबुदाना। साबुदाना आपने सुना होगा, जब कुछ लोग बीमार होते हैं जो वाइट कलर का होता है उसको तल के या उसको ऐसे उबाल के दूध में खिलाया जाता है। तो यही साबुदाना की बात लेखक यहाँ कर रहे हैं। और यहाँ पे लेखक ये बोलते हैं कि इस बार मेरी बीमारी थोड़ी सी नहीं थी जो मुझे पसंद आती। ऐसी बीमारी थी कि जब उनको बुखार चढ़ता था तो चढ़ता ही चला जाता था, रज़ाई के ऊपर रज़ाई ओढ़ लेते थे, लेकिन उनका बुखार क्या होने का नाम नहीं ले रहा था, थमने का नाम नहीं ले रहा था। ये कौन बोल रहा है स्टूडेंट्स, ये कोई और नहीं, लेखक हमें बता रहे हैं। चलिए आगे आते हैं और देखते हैं कि अब आगे क्या हुआ। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था, दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल से।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बता रहे हैं लेखक ये बता रहे हैं कि जब वो बीमार थे, चादर लपेट के लेटे थे, तो उनकी जो दादी माँ थी, उनकी जो ग्रैंड मदर थी, वो आई और ये शायद, वो पक्का नहीं बता रहे कि क्या है, लेखक कह रहे हैं कि शायद वो कहाँ से नहाकर आई थी, जो झाग भरा गड्ढों में पानी था उसमें नहाकर आई थी। और वो ये भी बताते हैं, पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफेद किरानीहीन धोती, सन से सफेद बालों से घिरा पर संग झपटे हुआ जल का शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की आड़ गांठ खोल किसी आदर्श शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई, दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से झोंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल गली या नहीं, उसे पीपल की छाल में झोंका कि नहीं, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से तो नहीं आया। ये सारे लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती थी। तो स्टूडेंट्स, ये जो पैराग्राफ है, यहाँ पे लेखक अपनी दादी माँ का इंट्रोडक्शन करवाते हैं, दादी माँ के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जब वो लेटे थे, एकदम से उनकी दादी माँ आई और उन्हें लगता है कि वो शायद उस झाग भरे पानी से नहाकर आई हैं। वो बहुत ज़्यादा पतली दुबली थी और सफ़ेद कलर की साड़ी पहनी थी, और उनने क्या किया, अपने बालों को क्या करा, झटका। क्योंकि स्टूडेंट्स, आपको तो पता होगा, जब आप अपने जो हेयर होते हैं, जब हेयर को वॉश करते हैं, आप शैम्पू और कंडीशनर करते हैं, तो आप एक तरीके से उसको सुखाने के लिए, आज के प्रेजेंट टाइम में तो हेयर ड्रायर वगैरह हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। तो लोग क्या करते थे, टॉवल से या किसी भी कॉटन की चीज़ से उसको क्या करते थे, सुखाने की कोशिश करते थे। तो ऐसे ही कुछ दादी माँ करना चाहती हैं, और वो ये बोलती हैं कि लेखक ये बोलते हैं कि उनने क्या करी, अपनी आंचल की गांठ खोली, मतलब जो उनका दुपट्टा था, उनकी जो चुनरी थी, उसकी गांठ खोली और कोई अच्छी जगह की मिट्टी जो थी, माटी जो थी, उसको मुंह में डाली और माथे पर लगाई। ये परंपरा बहुत सालों से चलती आ रही है, और अब तो कुछ जाके कम हो गई है कि जो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होते थे, जब उनकी डेथ हो जाती थी, तो जो आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ, जब उनको दफना दिया जाता था, या उनकी जो कब्र वगैरह होती थी, या उनकी जो मेन टेंपल वगैरह, या उनकी मॉस्क्यू, ये एक कोई भी ऐसा इम्पोर्टेंट सेंटर जहाँ वो बहुत ज़्यादा दिन तक रहे थे, वहाँ पे जाके लोग उनके वहाँ की मिट्टी ले आते थे और उसको खाते भी थे, पूछते भी थे, ये सारी चीज़ें करते थे। अब यहाँ पे लेखक ये बता रहे हैं इस पैराग्राफ में, और आगे चलते हुए, कि उनकी दादी क्या क्या करती थी। पहली चीज़, वो चारपाई पे बैठी रहती थी और क्या करती थी, कभी जब उनको गर्मी लगती थी तो वो अपने हाथ पैरों को सहलाती थी, कभी कभार वो लोगों से हज़ारों सवाल पूछती थी, जिससे लोग परेशान हो जाते थे। सवाल ये होते थे कि अगर कोई बाहर से आया है, किसी बीमार के घर से, डायरेक्ट घर तो नहीं आ गया है, और वो क्या करती थी, वो ये पूछती थी कि खिचड़ी में मूंग की दाल अच्छे से गल तो गई है, पीपल की छाल का झोंका तो दिया है, मतलब जो फ्राई करते हैं वो तो किया है। ये सारे सवाल पूछ पूछ कर वो क्या करती थी, सबका दिमाग खराब करती थी, सबको परेशान करती थी। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको मैं एक बात बता दूं, आपकी दादी माँ, आपकी ग्रैंड मदर भी होंगी, लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो क्या करती हैं, परेशान करती हैं। क्योंकि उस एज में अगर आप आएंगे तो आपको भी पता चलेगा कि एक इंसान, जैसे एक चाइल्डहुड का जो फेस होता है, वैसे ही एक बुढ़ापे का फेस होता है। आपका बहुत आपसे मैं यही एक विनती करूँगी कि आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ अच्छे से रहें, उनका अच्छे से ख्याल रखें, क्योंकि ये एज में उनको आपकी ज़रूरत होती है। चलिए आगे आते हैं। दादी माँ को गवी गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता, उसके पास पहुंचती, और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास से साथ सुनाती। महामारी और विचूरिका के दिनों रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुण मिश्रित जलदार गुंगल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मैस महाराज अपने मन में पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं, और कुनेर मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भी जाता है, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं चाहता।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पैराग्राफ में लेखक एक तरीके से तारीफ कर रहे हैं अपनी दादी की और उनकी अच्छाइयों को बताते हुए, दूसरी तरह लास्ट की लाइनों में उन्हें याद करते हुए दुखी भी हैं। तो यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं, आपको तो पता होगा कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है। जो मेरी नानी और दादी हैं वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं। मोहल्ले में, हमारी कॉलोनी में या हमारी सोसाइटी में कोई भी बीमार होता है तो कोई भी बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो, वो देख के बता देती हैं कि इसको क्या बीमारी है। तो ऐसे ही जो दादी और नानी होती हैं, वैसे जो लेखक की दादी हैं, उनकी दादी माँ क्या करती हैं, उनको बहुत सारी किस्म की दवाएं पता हैं। जब भी कोई बीमार होता है तो वो वहाँ जाके बता देती हैं कि उसको भूत लगा है, मलेरिया है या निमोनिया है, ये सारी बीमारियों के बारे में वो बता देती हैं। और ये भी बताते हैं लेखक कि अब भी उनको बुखार आता है, लेकिन अब क्या होता है, अब बहुत कुछ चेंज हो गया है। अब क्या, नौकर उनको पानी दे जाता है, डॉक्टर आके उनको देख जाता है, लेकिन हम ऐसे बुखार को बुलाने का मन नहीं करता, क्योंकि स्टूडेंट्स अब उनकी दादी माँ शायद क्या हो गया है, स्टूडेंट्स उनकी दादी माँ उनके साथ नहीं है कि उनका ख्याल रख सकें, क्योंकि वो अब इस दुनिया से जा चुकी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये फोटो है जिसमें ये पता चल रहा है कि दादी माँ बहुत ही अच्छी थी। क्यों? क्योंकि वो इस औरत को क्या कर रही हैं, सामान दे रही हैं। क्या सामान दे रही हैं वो अभी आपको इस पैराग्राफ को मैं पढ़ के बताती हूँ। चलिए, किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ ने उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसिनों आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा ना मानना, कार परोकज घर ठहरा। एक काम हमारे हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यो सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ नहीं करती, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति या उनका ना होना एक विलंब का कारण बन जाता था। उन्हीं दिनों की बात है जब एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा, पास के कोने में दुबली रामी की चाची खड़ी थी। सो ना होगा, धग्गो रुपयो मरसूद में आज दे दे। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी। किसी ने तुझे एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरे फसल काटेगी या दूसरी फसल कटवाएगी। तो स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में जो लेखक हैं वो उनके भाई जो हैं किशन भैया, उनकी शादी के बारे में बताते हैं और बताते हुए कहते हैं कि जब किशन भैया की शादी हुई थी तो जो दादी माँ थी वो बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन उनने पूरे घर को सर पर उठा लिया था। कैसे सर पे उठा लिया था? ऐसे सर पे उठा लिया था कि वो हर काम में क्या बोलती थी, कोई भी पड़ोसी उनको बुलाने आता था तो कहती थी कि मैं अगर किसी भी काम में हाथ नहीं लगाऊं तो कोई काम होता नहीं है। ये सारी बातें वो बोला करती थी। सब लोग जानते थे कि वो कोई काम करती नहीं है, लेकिन अगर वो किसी काम में होती नहीं थी तो उनकी अनहोनी क्या हो जाती थी, एक बहुत बड़ा कारण बन जाता था, एक नई मुसीबत का। और फिर एक बार ऐसा होता है कि दोपहर का समय था, जब लेखक घर लौट रहे थे तो उनने देखा कि दादी माँ किसी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही हैं। जब आप ऐसा देखते हैं कि चिल्ला चोट हो रही है तो आप आगे जाके देखना चाहते हैं कि रीज़न क्या है। ऐसा ही कुछ लेखक ने किया। लेखक आगे गए और वो जानना चाहते थे कि आगे क्या हो रहा है, दादी माँ इतना क्यों चिल्ला रही हैं। तो उनने देखा कि जो दुबकी रामी है, उनकी चाची खड़ी हुई थी, उन पे दादी माँ चिल्ला रही थी कि पहले जब तुम पैसे लेने आई थी तो तुम कैसे मेरे सामने नाक रगड़ रही थी कि दादी माँ मुझे पैसे दे दो, लेकिन अब तुम वापस दे ही नहीं रही हो और बस ये कहती हो कि फसल के दिनों में दे दूंगी, फसल के दिनों में दे दूंगी। अब तुम मुझे ये बताओ कि फसल तुम दोबारा काटोगी क्या मेरे लिए। तो ऐसे करके वो चिल्ला रही थी, अपना गुस्सा निकाल रही थी। चलिए आगे आते हैं। ये देखिए, दूंगी मालकिन रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथ में आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अभी प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल 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 है समझाने। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो चाची हैं, किसकी चाची हैं, जो रामी की चाची हैं, वो क्या बोलती हैं, वो रोती हुई दादी माँ के सामने बोलती हैं, अपने आंचल फैलाए हुए, मतलब अपने दुपट्टे और हाथ को फैलाए हुए,
कि दादी माँ मेरी बेटी की शादी है, आप कुछ दे दो, अगर आप मदद नहीं करोगी तो मेरी बेटी का क्या होगा, इसलिए आप मेरी मदद कर दो। इसलिए फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, जो दादी माँ होती हैं वो कहती हैं हट हट दूर हट, मैं अभी नहा के आई हूँ। फिर दादी माँ ऐसा करके पीछे हट जाती हैं, क्योंकि जो चाची होती हैं रामी की, वो क्या करती हैं, उनके पैर पड़ने की कोशिश करती हैं। उतने में लेखक आते हैं और वो कहते हैं दादी माँ जाने दो, इतना गुस्सा मत करो, गरीब है पैसे दे देगी। चलिए आगे आते हैं। चल चल चला है समझाने, मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसन्न को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वे दादी को पूतो फलो धूतो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची, तो उसने विलय होकर कहा, उरिन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी। 10 5 के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा देवता। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वे तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी तो क्या लाभ है। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ सोचने लगा, ये क्या माजरा है। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4 5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। तो स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में लेखक ये बताते हैं कि जो वो धन्नो चाची थी, जब वो लेखक को कुछ दिनों बाद मिली, तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि जब लेखक अपनी दादी माँ को समझा रहे थे कि आप ऐसा मत करो, तो लेखक की जो दादी माँ थी वो गुस्सा हो गई और वो कहती हैं चल चल, मुझे मत समझाओ, हटो यहाँ से, चले जाओ। तो वो चले जाते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, वो लेखक इस बात को अपने दिमाग में ले लेते हैं और वो सोचते रहते हैं, टेंशन में रहते हैं इस बात से। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद जब कुछ दिन चले जाते हैं तो वो बाजार में मिलती हैं। तो धन्नो चाची से वो पूछते हैं कि आप ऐसा आशीर्वाद, दूधो फलो दूधो नहाओ, क्यों ऐसा आशीर्वाद दादी माँ को दे रही हैं। उस दिन तो वो आपको चिल्ला रही थी। तो वो कहती हैं कि नहीं बेटा, दादी माँ मेरे पास आई थी, उनने पहले के पैसे भी नहीं लिए और मुझे 10 रुपये का नोट भी दे दिया, और ये भी कहा कि जैसे तुम्हारी लड़की है वैसे मेरी भी लड़की है, तुम पे देवता करम करे। ये सारी चीज़ों का जो ये सारी बातें थी वो लेखक के समझ में नहीं आई कि पहले तो डांट रही थी और अब ऐसी चीज़। तो फिर जो धनु चाची थी, उनकी जो चाची थी, वो बोलती हैं कि ये तो बुजुर्ग लोगों की काम होता है कि अगर वो पैसे देने के बाद डांटे भी नहीं तो उनने क्या काम किया। चलिए आते हैं, इस पैराग्राफ में ये बता रहे हैं कि जो किशन भैया हैं उनका विवाह था। तो विवाह के 4 5 रोज बाद, मतलब 4 to 5 डेज बाद क्या हुआ, जब स्टूडेंट्स, आपको पता है जब कोई भी सेरेमनी होती है या किसी की शादी होती है, मैरिज, तो लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, गाना गाते हैं, संगीत फंक्शन होता है, ये सारे फंक्शंस होते हैं। तो ऐसा ही कुछ हो रहा था किसके घर में, लेखक के घर में, क्योंकि किशन का विवाह था। तो विवाह की रात क्या हुआ, मतलब शादी वाली रात क्या हुआ, अभिनय भी होता है, मतलब अलग अलग टाइप के टैलेंट होते हैं, कुछ लोग नाचते हैं, कुछ लोग गाते हैं और बाकी चीज़ें। हर कम्युनिटी अलग अलग चीज़ों को फॉलो करती है। तो यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, जो उनके विवाह से लेकर कुछ एक नई चीज़ आई, क्योंकि क्या हुई स्टूडेंट्स, चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, इसको पढ़ते हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। अब क्या हुआ, लेखक बीमार हो गए, इसलिए वो किसकी बारात में ना जा सके, किशन की बारात में ना जा सके। उनके जो ममेरे भाई थे, मतलब ममेरा भाई मतलब मामा के जो लड़के से थे, राघव, वो क्या कर रहे थे, वो दलान में जो एक हॉल होता है उसमें सो रहे थे। हॉल मतलब या गैलरी आप मान लिए, उसमें सो रहे थे। वो भी बारात में नहीं गए थे। क्यों? क्योंकि वो बारात में बाद में पहुंचे थे, क्योंकि उन्हें औरतों ने उन पर आपत्ति लगा दी, बहुत से रीजंस थे, वो सारी चीज़ें। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और बहन का मन एक सा होता है। दादी माँ ने क्या कहा, दादी माँ बहुत ज़्यादा बिगड़ी और उनने कहा लड़के से पर्दा नहीं करते, क्योंकि लड़के का मन और एक ग्रह का मन एक जैसा होता है। फिर उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं। मुझे भी एक पास की चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। दादी माँ ने क्या किया, जब वो बारात में नहीं गए क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी, किसकी, लेखक की, तो दादी माँ ने पास में चारपाई में किसको सुला दिया, हाँ, लेखक को सुला दिया। और फिर क्या हुआ, चुपके से सुला दिया। जब चुपके से आप सुला देते हैं किसी को, तो आप अंदर होते हैं तो आपको भी हंसी आती है और बाहर वाले इंसान को भी थोड़ी अनबन होती है। ऐसे ही कुछ लेखक के साथ हुआ, जब उनको चुपके से सुला दिया गया तो उनको बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी और वो ये सोच रहे थे अगर मैं हंस दूंगा तो मेरा भेद खुल जाएगा, और अगर मैं बाहर गया तो एक नई मुसीबत बन जाएगी, पूरी तरफ एक मेरा भांडा फूट जाएगा।
इसलिए वो सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं। देबू की माँ, एक मिनट स्टूडेंट्स, देबू की माँ ने चादर खींच ली। अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, जो देबू थी उसकी जो माँ थी उसने चादर खींच ली। तो दादी ने से वो पूछने लगी ये कौन बच्चा यहाँ पे सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध पिला दो। तो हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी और बोलती हैं कि लड़के से क्यों लगती हो, मतलब लड़के से क्यों तुम बातचीत कर रही हो, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि लेखक का सच उनके सामने आए कि लेखक यहाँ पे सो रहा है। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी, मैं वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुत किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम अपनी दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभ्याद मिल जाता। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हुआ, दूसरे दिन ही क्या हुआ, सुबह के दिन जो देबू की माँ थी जिनने एक दिन पहले चादर खींची थी लेखक की, वो दूसरे दिन उन्हें मिल गई और आसपास जो उनकी औरतें थी उनसे कहने लगी देखो भाभी कल वाला बच्चा। तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हुई लेखक को और वो भगते हुए कहाँ गए, दादी माँ के पास गए। क्योंकि जब भी अपन कोई गलत काम करते हैं और चाहते हैं कि अपन को क्या हो जाए, अपन को कोई सपोर्ट करे और अपन को डांटे भी और अपन को समझाए भी, तो अपन बुजुर्गों के पास जाते हैं। ऐसे ही एक बुजुर्ग कौन थे उनके घर में, दादी माँ थी। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्याचक जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वर्य जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरे वाले दोस्तों की शुभचिंता ने स्थिति और भी डरावने वाली कर दी थी। दादा की श्रद्धा में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल्य संपत्तियां व्यय की, वे घर की तो थी भी नहीं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो दादी थी वो बहुत ज़्यादा, उनका नेचर बहुत ही अच्छा था। वो बहुत ही ज़्यादा कैसी थी, इनोसेंट भी थी, इनोसेंट के साथ साथ रिस्पेक्टफुल भी थी, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती थी एक दूसरे की। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि दादा की जब उनकी डेथ हो गई थी, किनके दादा की, लेखक के दादा की डेथ होने के बाद दादी माँ बहुत ज़्यादा उदास होने लगी थी। स्टूडेंट्स ये तो आपको पता है, बचपन से लेके बुढ़ापे तक क्या होता है, आपको बहुत से चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं। ये आपका बचपन है, ये आपका बुढ़ापा है। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने तक आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं और इन चैलेंजेस के बीच ऐसे बहुत से चैलेंजेस होते हैं जो आपको बिल्कुल अंदर से क्या कर देते हैं, या तो पत्थर दिल बना देते हैं या कमज़ोर बना देते हैं। ऐसा ही कुछ दादी माँ के साथ हुआ था, क्योंकि उनको आप पूरी दुनिया धोखा लगती थी। क्योंकि दादा, जो उनके दादा थे किसके, लेखक के, वो हमेशा उनसे कहते थे कि तुम आगे चलो, मैं पीछे चल रहा हूँ, मैं हमेशा ज़िंदगी में तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन एक वक्त आया जब वो अकेले छोड़ के उन्हें चले गए। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी बताई जा रही है कि जो दादा थे, दादा के जो श्राद्ध में, मतलब जो दूसरी चीज़ें होती हैं मृत्यु के बाद, बहुत से जो अलग अलग कम्युनिटीज़ में अलग अलग रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं, उसमें बहुत सा पैसा पापा ने लगा दिया था। किसके पापा ने, लेखक के पापा ने, जिससे दादी नाराज़ थी। चलिए आगे देखते हैं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और बाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? तो स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि जो दादी माँ थी वो क्या थी, दादी माँ बहुत ज़्यादा उदास रहा करती थी। और यहाँ पे सर्दियों के दिन की बात है, उन सर्दियों के दिन की बात जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी, मान लीजिए दिसंबर जनवरी का मौसम था, तब सब लोग क्या कर रहे थे, रज़ाई में घुस रहे थे। लेकिन दादी माँ एक गीली धोती पहने, मतलब जो सूखी भी नहीं थी, गीली धोती पहन के क्या कर रही थी, संदूक के सामने बैठी थी और उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। जब उनकी आंखें खोली तो उन्हें देखा लेखक भी वहाँ बैठे हैं। तो वो पूछती हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो लेखक बोलते हैं कि मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आप उसका जवाब देंगी क्या? चलिए देखते हैं वो सवाल क्या था और वो जवाब क्या था। क्या है, पूछ। तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना, चल चल धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे। दूसरा चारा ही क्या था। बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो
अच्छी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। मेरे दादा ने ये कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। ये अपने अंश की निशानी है, आने वाले अंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछ कर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो गया, जब लेखक उनके पास आए, जब यहाँ पे दादी माँ, ये देखिए फोटो में दादी माँ बैठी हैं, ये चिराग है उसके सामने बैठी हैं गीली धोती पहन के। लेखक उनके पास आके क्या बोलते हैं, लेखक उनके पास आके बोलते हैं कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं, आप रोती क्यों हैं? तो दादी माँ कहती है, मैं रो नहीं रही हूँ बेटा। जब वो कहती हैं कि तुमने खाना नहीं खाया, चलो मैं तुम्हें खाना खिला देती हूँ, फिर वापस जो लेखक हैं वो बोलते हैं, नहीं दादी माँ आप पहले धोती बदल लीजिए। तो दादी माँ कहती है, नहीं बेटा मैं धोती नहीं बदलूंगी, क्योंकि सर्दी और गर्मी का मुझे कोई एहसास नहीं होता। दूसरे दिन क्या होता है, जो लेखक के पापा होते हैं और जो किशन भैया होते हैं उनके, वो आपस में बात करते रहते हैं और बोलते हैं कि लोग उधारी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता होगा अगर आपसे कोई उधारी लेके जाता है तो वो वापस पैसे नहीं देते हैं। कुछ लोग खराब होते हैं क्योंकि वो पैसा देना ही नहीं चाहते। ऐसे ही कुछ लेखक के पिता और उनके भाई के साथ होता है। तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि अब क्या करें। उतने में दादी माँ आती हैं, संदूक से चमकते हुए क्या निकालती है, कंगन निकालती है और कहती हैं, ये कंगन मुझको तुम्हारे पिता ने दिए थे। मतलब किसके पिता ने? लेखक के जो दादा थे उनने दिए थे। किसको? लेखक की दादी को। और फिर वो ये भी बोलती हैं कि जो पुराने लोग होते हैं वो सब समझ लेते हैं कि अगला पिछला कैसा होगा। ये क्या है? ये एक आने वाले किसकी? आने वाले वंश की निशानी है। चलिए आगे आते हैं और ये जो लास्ट है इसको पढ़ते हैं। सचमुच मुझे दादी माँ शपराष्ट्र देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ गया। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उठकर एक कौआ अपनी घिनौनी काली पंखे फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चिट्ठियों से कतारें धुलित हो गईं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? तो स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही ज़्यादा क्या हो गई है, एक बहुत ज़्यादा सैड एंडिंग की बात आ गई है। क्या हुआ? अब लेखक बताते हैं कि अब दादी माँ मेरे लिए क्या बन गई थी? एक देवी बन गई थी, क्योंकि उन्हें वो अपनी हर किसी की मदद करती थी, चाहे उनका लड़का हो, चाहे पड़ोसी हो या कोई और हो। और अब क्या हुआ? अब एक तरीके से पूरी तरफ धुंधला सा छा गया है। जो कौआ है वो घिनौनी छाया लेके उनकी खिड़की पे आ गया है और जो लेखक है उनके हाथ में किशोर भैया का पत्र है और वो ये कह रहे हैं कि दादी माँ अब नहीं रही। और लेखक इस बात को भरोसा ही नहीं करना चाहते, मानना ही नहीं चाहते कि हाँ सच में उनकी दादी माँ नहीं रही। क्योंकि स्टूडेंट्स, अपनों से जो बिछड़ने का गम होता है वो बहुत दिनों में भरता है। वक्त ही उस गम को, उस भूल को भरा सकता है, ऐसे कोई नहीं। और इसके जो इस पाठ के लेखक हैं वो है शिव प्रसाद सिंह। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, कोई भी पाठ पढ़ के ऐसे नहीं छोड़ा जाता है। आप उससे अच्छी बातें सीखिएगा, क्योंकि आपके पास जो भी हैं, चाहे आपके पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स, उनकी रिस्पेक्ट करिए, उनके साथ अच्छे से रहिए, मेमोरीज बनाइए। फ़ोन या स्मार्टफोन्स में बिजी मत रहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स आज वो हैं कल नहीं रहेंगे। तो क्या पता आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला या नहीं। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा इस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिला। और दूसरी चीज़, आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।